बिल्कुल छोड़ देने वाला है वो इस तरह से नहीं है, क्योंकि अल्फाज बड़े एहतियात से इस्तेमाल करने चाहिए। लोग जो है वो कुछ भी मतलब निकाल लेते हैं, तो इसलिए चैप्टर कोई भी छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर ज़्यादा फोकस वाले हैं, कुछ चैप्टर कम फोकस वाले हैं। तो कल जितनी भी हमने बातें की, आपने सुनी, समझी, बिजनेस के लिए समाज को देखना क्यों ज़रूरी है, लोगों के बदलते हुए टेस्ट क्यों समझने चाहिए, कौन सा जेंडर बाइंग कर रहा है ये क्यों देखना चाहिए, कौन सा मौसम चल रहा है ये क्यों देखना चाहिए, कौन से लिबास पसंद किए जाते हैं, कौन सी ज़बान बोली जाती है, कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से खाने खाए जाते हैं, शादियों पे क्या होता है, फौतगियों पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ईदों पे क्या होता है, ये सारी बिजनेसेस को समझनी होंगी। अगर नहीं समझेंगे तो वो अच्छा बिजनेस नहीं कर सकेंगे। अगर वो कल्चर के हिसाब से नहीं चल रहे, रिलीजन के हिसाब से नहीं चल रहे, फैशन के हिसाब से नहीं चल रहे, सोच के हिसाब से नहीं चल रहे, बदलती हुई जो चीज़ें हैं उसके तकाजे पे नहीं चल रहे, तो वो फारिग हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर आपने किताब में कुछ लोगों ने जाके थोड़ा सा पढ़ा, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी लाइन जो बेमकसद लगी, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा जुमला जो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्यों दिया हुआ है, इसका बिजनेस से क्या कनेक्शन है, वो बताइए। वैल्यूज़ में उन्होंने कहा वैल्यूज़ का बिजनेस से क्या ताल्लुक। सर ये क्या चीज़ दिखा दिया आपने जी, इसीलिए ना इसको मैंने डब्बे के अंदर डाल दिया था, ये वैल्यूज़ है, ये जो है ना इसको और छोटा करके। जी, वैल्यूज़ में क्या परेशानी है? ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, आसान अल्फाज में बात कर लें, डे ऑफ जजमेंट, ठीक है। बिजनेस उसको कहाँ पे काउंट करता है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं मतलब मैं नहीं, मैं इस वक्त मैं सवाल का स्कोप नहीं समझ पा रहा। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बिजनेसेस को डे ऑफ जजमेंट अलग अलग मज़हब में अलग अलग तरीके से बताई जाती है, तो बिजनेसेस को डे ऑफ जजमेंट सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? एक ये सवाल है। नहीं कोई बात नहीं, आप मजीद वाजे कर दें, मैं इग्नोर नहीं करूँगा। हम क्यों? ओहो, ये तो फिर मतलब ये तो फिर स्कोप से बहुत बाहर चली गई ना बात, ये तो जो है ना। हाँ, अगेन ठीक है, असल में अगर आना ही नहीं है ना डे ऑफ जजमेंट, फिर तो बर्बरियत है, फिर तो लाकानूनियत है, फिर तो माइट इज राइट है, फिर तो हर चीज़ तबाह हो जाएगी। अगर ये उम्मीद नहीं होगी कि डे ऑफ जजमेंट आना है, तो फिर हर इंसान दरिंदा बन जाएगा, और दरिंदा बनने के फ़ायदे कम है और नुकसान ज़्यादा है। तो यूटिलिटेरियनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी समहाउ कहीं ना कहीं किसी अच्छाई की उम्मीद रखना ज़रूरी है। एक बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या उसको 100% यकीन है कि प्रॉफिट होगा? नहीं, तो क्यों करता है? रिस्क लेता है। वो रिस्क लेता है इस उम्मीद पे कि अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वो इस रिस्क पे एम्प्लॉयज़ लेके आता है, लेबर पे खर्चा करता है, मेडिकल पे खर्चा करता है, बिल्डिंग के किराए पे लेता है, ओवरहेड्स लगाता है। अगर उसे फ़ायदा ना हो तो मर जाएगा, तबाह हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो उम्मीद रखता है फ़ायदे की। वो कहता है मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। जब एक बिज़नेस इस उम्मीद पे कि आगे कुछ अच्छा होगा, अभी से सारे अच्छे काम कर रहा होता है, तो अगर ये उम्मीद ख़त्म हो गई तो बिज़नेस कुछ नहीं करेगा। बिज़नेस जब कुछ नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं कमाएगा। तो एक तरफ है वो कुछ भी ना कमाए और हर वक्त ही बस जेब से पैसे खर्च करता रहे और एक दिन मर जाए गुर्बत में, और एक ये है कि इस उम्मीद पे खर्च करता रहे कि कुछ अच्छा आता रहेगा, अच्छा आता रहेगा, अच्छा आता रहेगा। तो उम्मीद अच्छी चीज़ है या ना उम्मीदी? जिंदा कौन रखता है, मोटिवेटेड कौन रखता है, आगे आगे जाने की जो शौक है वो कौन पैदा करता है? उम्मीद। तो जब एक अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद पे कंपनियां मेहनत करती हैं, जब अच्छे रिजल्ट की उम्मीद पे बच्चा मेहनत करता है, अच्छे कैरियर की उम्मीद पे, अच्छे प्रमोशन की उम्मीद पे पूरा साल एक एम्प्लॉय मेहनत करता है, तो अच्छे आफ्टर लाइफ की उम्मीद पे अच्छाई कर लेने में हर्ज कोई नहीं, क्योंकि ना करने के नुकसान ज़्यादा है। बिजनेस खामोशी से बैठा रहे, कुछ ना करे, वो कहे ये तो उम्मीद कुछ नहीं होती, होना बुरा ही होता है, जब वो ये सोच लेगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा।
और अल्टीमेटली जितना वो बुरा सोच के बैठा उससे ज़्यादा बुरा उसके साथ हो जाएगा। तो उम्मीद शुड बी देयर। उम्मीद इज़ द थिंग, जो डिज़ायर है, वो जो फायर है जो आपको आगे लेके जा रही है, वो उम्मीद है। तो ये उम्मीद कि मेरे साथ अच्छा होगा अगर मैं अच्छा करूँगा, ये उम्मीद अच्छे लोगों को आगे तक लेके जाती है। फ़र्ज़ करें आप अच्छा करें और आगे ऐसा ना होना हो, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या है? आपने अच्छा किया, लोगों के दिल में आपके बारे में अच्छी राय कायम हुई, लोगों ने आपको अच्छी नज़र से देखा, आपको इज्जत से पुकारा, इसमें नुकसान कहाँ है? लेकिन अच्छाई की तरफ जाने से वो जो उम्मीद है, जन्नत की उम्मीद है या पैराडाइज की उम्मीद है। जी जी, यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है ना कि अल्टीमेटली फ़ायदा होना चाहिए। हम्म, हाँ मतलब देखिए ना, ये ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक चीज़ की रेलिवेंट कॉस्ट है, 2 रुपये मटीरियल पे लगता है, 2 रुपये लेबर पे लगता है, 2 रुपये ओवरहेड पे लगता है, और 10 रुपये आपको वहाँ से रेवेन्यू आता है। और एक तरफ 0 रुपये लगता है, 0 रुपये रेवेन्यू आता है, कुछ भी नहीं होता। तो 2 रुपये खर्च करते 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 आपको 10 रुपये मिल जाने हैं। आपको यहाँ 4 की बचत है, यहाँ कितने की बचत है? यहाँ कुछ नहीं किया। ये सिचुएशन अच्छी कि ये सिचुएशन अच्छी? आप इस उम्मीद पर खर्चा कर रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा, और इस तरफ आप में उम्मीद ही नहीं है। आप कह रहे हैं लो मेहनत क्यों करें, रेवेन्यू तो कभी भी नहीं आता, कंपनियां तो हमेशा डूब जाती हैं। ये सोच के डूब गए, ये सोच के कि मैंने तो तरना ही नहीं है, कंपनियां तो हमेशा मर जाती हैं। तो जब उम्मीद ही खत्म हो गई तो आप तो आज बैठे बैठे अपनी जगह पे माइनस में चले गए। तो एक तरफ आप बैठे बैठे माइनस में जा रहे हैं, और एक तरफ आप एक उम्मीद पे आगे खर्चा करते जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये खर्चा करने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ अगर ये 10 रुपये पता नहीं मिलने हैं या नहीं मिलने। तो अगर तो उम्मीद नहीं लगानी तो 6 रुपये मत खर्चें, और 4 रुपये का प्रॉफिट भी मत कमाएं। फिर 0 रुपये पे बैठें और फिर खर्चे जेब से करने के लिए दंगे फसाद करें, चोरियां करें, फिर चोरियां करें तो उसमें पकड़े जाएं तो सजाएं हों, और जिस वक्त मरना था उससे बहुत पहले मर जाए। तो यूटिलिटेरियनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अल्टीमेटली अच्छे की उम्मीद पे अच्छा अगर नहीं करेंगे और उसे बुरा करते रहेंगे तो बाय द एंड ऑफ ऑल लाइफ आपने जो कमाया होगा वो कम होगा, और जो लॉस हुआ होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये जो डे ऑफ जजमेंट है ना, ये कमर्शियली भी मज़ेदार चीज़ है। अल्लाह को मानना कमर्शियली भी मज़ेदार चीज़ है। अगर अल्लाह है और मैं ना मानूं तो मैंने जलना है, और अल्लाह नहीं है और मैं मान लेता हूँ तो नुकसान क्या है? नुकसान है ये कॉस्टें एक्स्ट्रा लगेंगी। नहीं, असल में देखिए, मैंने इसीलिए ना मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं की, मैंने तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि अगर आपने रिलीजन से दूर रहना है ना, मजहब से दूर रहना है, तो इसका मतलब आपकी उम्मीद नहीं है आपको, तो आप यहीं पे खड़े रहेंगे क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे। क्यों करता है कोई काम इंसान? कोई रिवॉर्ड मिले, या रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद। जब आप भी इतने जालिम होंगे कि आप कहेंगे कि मैं बर्बरियत पे आ जाऊं, तो आपके इर्द गिर्द का माशरा कैसा होगा? वो भी वैसे ही जालिम होगा। तो आपको उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। जब उम्मीद खत्म हो जाएगी जिंदा रहने की, जब उम्मीद खत्म हो जाएगी काम करने की, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली किसी भी मजहब को मान के फॉलो करने में ज्यादा फायदा है कमर्शियली, लाकानूनियत पे चलने के बजाय। क्योंकि मजहब बेसिकली एक कानून है, एक फ्रेमवर्क है। कानून आप डर की वजह से मानते हैं, मजहब आप उम्मीद और डर दोनों के मिक्सचर की वजह से मानते हैं। अच्छी आफ्टर लाइफ की उम्मीद, बुरी आफ्टर लाइफ का खौफ, ये दोनों चीज़ें मिलके आपको एक मजहब के पैटर्न पे चलाता है। तो मजहब आपको एक फ्रेमवर्क दे देता है। मतलब हमें बिजनेस करने, हम पोर्टर की 5 फोर्सेस पढ़ रहे हैं, बगैर पढ़ने वाले भी तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ के बिजनेस करेगा वो उसको अप्लाई करेगा, वो कम टाइम में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट अचीव कर लेगा। तो मजहब बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क दे रहा होता है जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा होता हम क्यों कर रहे हैं, हम फास्टिंग क्यों कर रहे हैं, मैं नहीं समझ आ रहा होता। हमारी बॉडी को बहुत सारे फायदे हो रहे होते हैं, चूंकि हमारी अकल महदूद होती है और एक अच्छा बना बनाया फ्रेमवर्क हम फॉलो कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड फॉलो करके कई दफ़ा लॉजिक नहीं पता होती, लेकिन इतने अच्छे तरीके से वो सोचा गया होता है कि अल्टीमेटली उसके हमें फ़ायदे मिल रहे होते हैं। तो ये जितने भी मज़हब है ना, ये एक अच्छा फ्रेमवर्क देते हैं।
आप उस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं और उस फ्रेमवर्क के मुताबिक जब अपने आप को बाउंड रख के चलाते हैं ना, तो फिर ज़िंदगी का मज़ा भी आता है। ज़िंदगी का मज़ा आज़ादी में नहीं है, ज़िंदगी का मज़ा कैद में। बच्चा अगर कैद नहीं होगा ना बचपन में, आज़ाद होगा, तो वो किसी दिन छत से गिर के मर जाएगा पतंग उड़ाते हुए, बचपन में ही मर जाएगा। तो कैद बचाती है आपको। तो ये फ्रेमवर्क एक तरह की कैद होते हैं। ये फ्रेमवर्क हमें थोड़ी सी बाउंड्रीज लगा देते हैं और उन बाउंड्रीज का हम एहतराम करके चलते हैं, तो हमें पता भी नहीं होता हम बहुत सारे फायदे करते जा रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले के क्लास में लोग मजीद परेशान हो, ठीक है। तो इस जनरल डिस्कशन से बाहर निकल के बिजनेसेस, ये देखिए बिजनेस तक ये समझना शुरू हो गया कि एथिक्स जरूरी है। मैं वो लेक्चर आपको याद कराऊंगा जो एथिक्स में, पहला लेक्चर जो मैंने कैमरे के सामने रोबोटिक अंदाज में जो दिया था, दैट वाज कि एथिक्स क्यों कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। बिजनेस जब तक चीज़ कमर्शियली इंपॉर्टेंट ना हो ना, नहीं मानता वो, ये मॉरल वैल्यूज, इखलाकियात, इनको नहीं समझता। तो हमने उस दिन बिजनेस को समझाया था कि तुम एथिक्स फॉलो करो, कमर्शियली अच्छी चीज़ है, तुम्हें कमर्शियली फ़ायदा होगा। एथिक्स फॉलो करने में कस्टमर के दिल में ज़्यादा रिस्पेक्ट जनरेट होगी, आपकी कंपनी के लोग ज़्यादा मोटिवेशन से काम करेंगे। तो ये वैल्यूज़, ये एथिक्स हमेशा बिजनेस के लिए अच्छी हैं। अच्छा, जब बिजनेस के लिए अच्छी हैं तो बिजनेस ये मानता है कि फिर दुनिया भी ऐसे सोचती है। तो फिर आपने जब सोशल फैक्टर्स को देखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इंटरप्रेट करना है, तो आपने इन समाजी पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए ये भी देखना है कि एथिक्स, वैल्यूज़, मॉरल प्रिंसिपल्स ये लोगों के अंदर हैं। आप जिस माशरे में अगर वहाँ लोग अखलाकी तौर पर बहुत बुलंद हैं, तो फिर आपको अपना बिजनेस करते हुए भी अखलाकी तौर पे बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। और अगर अखलाकी तौर पे बहुत पस्त हैं तो आप जैसा मर्जी करें। तो पॉइंट ये है कि बिजनेस अपने इर्द गिर्द के समाज को देखे और फिर डिसाइड करे कि उसने कैसा बिजनेस करना है। इर्द गिर्द के समाज को देखते हुए कल जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े थे, कहीं कोई लाइन, कोई जुमला, कोई बात ऐसी जो आपको लॉजिकली ना समझ आई हो। रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज़ को, बस पढ़ते जाना है, समझते जाना है। शायद एक बड़े सवाल में जिसमें बहुत सारी बातें हों, शायद 2-3 लाइनें ऐसी हों जिससे हम सोशल वैल्यूज़ के हिसाब से देख लें कि हाँ भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिजनेस को ध्यान में रखनी चाहिए। जी, जितना हमने कल पढ़ा उसमें सवाल, सोशल बातें, क्या हमें हेल्थ वाली बात समझ आई? क्या हमें वो माइग्रेशन के बाद जो लोग दूसरे मुल्क जाते हैं वो क्यों जाते हैं, उस मुल्क वाले क्या सोचते हैं और सब बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बात समझ आई? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, समझ के चलना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें सर ने तेज़ी से करा दिए थे चैप्टर्स। इन चैप्टर्स का थीम असल में यही है कि इनको बहुत तेज़ी से किया जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम समझ के करें। और आपको मैं कहता हूँ आपने तेज़ी से करना है, मैं स्लो होके अच्छी तरह से समझा के आगे चलूँगा, लेकिन आपने तैयारी करते हुए इतना स्लो नहीं करना। मेरी मजबूरी है, मैं टीचर हूँ, मुझे डिटेल से बताना है, आपकी मजबूरी नहीं, आप स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा क्विकली उसको स्किम कर सकते हैं। जी, ऑल डन, कोई नहीं पढ़ के आया? लें जी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन। एक बिजनेस क्यों देखेगा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को, क्यों सोचेगा कि ये अमीरों की क्लास है, ये गरीबों की क्लास है, ये गरीबों की बस्ती है, ये अमीरों की बस्ती है? एक बिजनेस को इससे क्या लेना देना? जी जी जी, एक मिनट, मैं अभी स्पेसिफिक पर जनरल पूछते हैं जी। आपकी एक दुकान है, आपको ये देखना क्यों ज़रूरी है कि इस मोहल्ले के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं या कम अमीर हैं? आपकी दुकान है उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में बहुत अमीर लोग रहते हैं, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगी, महंगी प्रोडक्ट्स बिकेंगी, वो ब्रांडेड आइटम लेना चाह रहे होंगे, इंपोर्टेड आइटम लेना चाह रहे होंगे, और आप एक ऐसे इलाके में जहाँ आसपास बहुत ही गरीब से लोग हैं, वहाँ पे आप टॉफ़ियाँ भी खोल के वो कर रहे होंगे, सिगरेट की डब्बी में से भी अकेली अकेली सिगरेट भी बेच रहे होंगे। अमीरों के मोहल्ले में आप पूरे 8-8 सिगरेट की डब्बी इकट्ठी बेच रहे होंगे, अमीरों, और वो भी इम्पोर्टेड, एग्जैक्टली। तो जहाँ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को समझना ज़रूरी है, क्लास के डिफरेंस को समझना ज़रूरी है, बिजनेस को इस चीज़ को रिकग्नाइज करना होगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन डिफरेंट क्लासेस। वही बीकन हाउस टाउनशिप के करीब आता है तो उसकी फ़ीस फ़र्क होती है, वही बीकन हाउस डिफेंस में होता है उसकी फ़ीस फ़र्क होती है।
क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे इलाके के जो लोग हैं उनकी बाइंग बिहेवियर क्या है, उनके बाइंग पैटर्न क्या है, उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है। तो बिजनेसेस इस चीज़ को समझते हैं। और जब उनसे पूछा जाए या जब अमीर उनसे पूछते हैं कि जी ये क्या बात है, आपने उस इलाके में ये फीस रखी है, हमारे इलाके में ज़्यादा फीस क्यों है, कहते हैं भाई इस जगह पे बिल्डिंग महंगी मिलती है, इस जगह के टीचर महंगे हैं, तो दे हैव अ वेरी गुड जस्टिफिकेशन फॉर दैट। तो अगेन ये समझना बड़ा ज़रूरी है क्यों सीए के कॉलेजेस इतनी प्रीमियम क्वालिटी देने के बावजूद एक खास लेवल की फीस से ऊपर नहीं जा पा रहे। 2 डेकेड्स गुजरने के बाद भी इनकी प्राइसेस वहीं पे खड़ी हुई हैं, उसी के करीब करीब है, जबकि लेवल ऑफ सर्विस इस प्रोफेशन में किसी भी और प्रोफेशन की निस्बत बहुत बढ़ चुका हुआ है। क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर अच्छी खासी ज़्यादा होने के बावजूद भी बिजनेसेस एक खास लेवल से ऊपर की प्राइस नहीं चार्ज कर पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन के डायनामिक्स, कि पॉपुलेशन की मेजॉरिटी जो है वो वाली क्लास है जो एक खास लेवल से ऊपर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकेगी। वो सीए करने आई इसलिए कि उन्होंने आगे चल के कमाना है, आज उन्हें ज़रूरत है पैसे की, आज उन्हें पता है कि आज उनकी हालात उतने अच्छे नहीं हैं, उन्होंने एफर्ट करनी है और लाइफ में अपने आप को आगे लेके जाना है। सारे ऐसे नहीं है लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है। तो बिजनेस चंद इंडिविजुअल्स को नहीं देखेगा, पूरी पॉपुलेशन को देखेगा। हाँ, हो सकता है कोई बिजनेस फोकस स्ट्रेटेजी कर ले, वो कहे भाई मैं तो 50,000 फीस ले रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ अमीरों के बच्चे आ जाएं, वो उन 20, 15, 10% लोगों का शेयर वो उठा लेंगे फोकस से, वो वहाँ अपना प्रॉफिट कमा लेंगे, वो पूरी मार्केट की बात नहीं करेंगे। अदरवाइज ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे बिजनेस और उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। जी, क्या ये बात समझ आ रही है? तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में अगेन बिजनेसेस को डिफाइन करना होगा, आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, वो इनकम ग्रुप्स कौन से हैं। ऑब्वियसली लग्जरी वॉच कंपनी जो है वो अखबार के अंदर बीच में ऐड नहीं दे रही होगी, वो क्लासिफाइड सेक्शन में जहाँ पे मुख्तलिफ तरह की ये चीज़ दरकार है, वो चीज़ दरकार है। सुपरमार्केट जो है मिडल से लोअर इनकम सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे होते हैं, लोअर प्राइसेस टारगेट करके, और वो कहते हैं कि हम आपको थोक के रेट पे चीज़ सप्लाई करेंगे, होलसेल के रेट पे सप्लाई करेंगे। तो किताब ने हल्की सी डिस्कशन की है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन समझना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि माशरे के जो तबके हैं अलग अलग वो कितना अर्न कर रहे हैं और आप उनको किस तरह से साथ लेके चल सकते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? जी, एम आलम रोड और इचरा बड़ी परफेक्ट एग्जांपल उन्होंने दी है। दोनों में आप लेवल ऑफ दुकान का अंदाज़ा लगाएं, उसकी प्रेजेंटेशन का अंदाज़ा लगाएं, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ ऑडियंस जो दोनों तरह की जगह पे आते हैं। सेम चीज़ एक जगह किसी और प्राइस में मिलेगी, दूसरी जगह किसी, अक्सर एक ही कंपनी की बनी हुई चीज़ होती है। यतीम खाना में जो पर्दे मिलते हैं 1000 रुपए के, वो पर्दे आपको स्टोर्स में 4000 के मिलते हैं, वही सेम पर्दा होता है। और कई दफ़ा टैग भी उसी बंदे का लगा हुआ होता है जिसका यतीम खाने में टैग लगा हुआ आपको मिलना था। ठीक है, उन्होंने कहा सिलेंडर में 500 का भी मिल जाता है। ठीक है, हाँ, वो अगर बल्क में लिया जाए तो इस तरह से करके। तो बात समझ आ रही है? एजुकेशन को जानना समझना क्यों ज़रूरी है बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए क्यों जानना ज़रूरी है कि लोग कितने एजुकेटेड हैं? उसे क्यों जानना ज़रूरी है कि लोगों के एजुकेशनल प्रेफरेंसेस क्या हैं? क्यों? वो कारोबार किस तरह से करेंगे? जी जी, मेरा सवाल मैं रिपीट करता हूँ। एजुकेशन आपके इर्द गिर्द, आप जिस मुल्क में है या जिस शहर में, वहाँ लिटरेसी रेट क्या है, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी प्रोडक्ट समझ भी आएगी उन्हें या नहीं समझ आएगी? आप एक बहुत ही मुश्किल सा पेचीदा सा मॉडल बेच रहे हो जो कि बहुत ही पढ़े लिखे इंसान को समझ आएगा कि ये क्या चीज़ और ये किस तरह से काम करती है, तो वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे लोग। जब मार्केट में देसी लोग ज़्यादा होंगे, मार्केट में सादा लोग ज़्यादा होंगे, तो फिर आपने उनके पैटर्न के हिसाब से चलना है, उनके एजुकेशन, उनकी सोच या उनके जो एक लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से चलना है। एक ही मोबाइल जो है वो जब देख रहा होगा कि ये बड़ा हैवी फीचर का एंड्रॉयड का बहुत ज़्यादा फंक्शंस वाला ये मोबाइल है और ये ख़ास क्लास को बेचना है, तो वो फिर बताएंगे कि इसमें इतने GB रैम लगी हुई है, इसमें इतनी इंटरनल मेमोरी है, इसका कैमरा 150 मेगापिक्सल का है, वो ये इन्फॉर्मेशन देंगे। और जब एक खास कैटेगरी पे जिस पे आपको पता है कि बहुत एजुकेटेड लोग नहीं है, जिनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उनके फंक्शन ही कुछ और है, तो आपका ऐड ये होगा कि देखो ये मोबाइल टॉर्च जलाता है, आवाज़ सुनाता है, मेरे मोबाइल की टॉर्च ज़्यादा अच्छी है या तुम्हारे मोबाइल की टॉर्च ज़्यादा अच्छी। मतलब अब वो फिर क्या होगा,
कंपेन में आपको नजर आ रहा होगा कि वो उसकी टारगेट ऑडियंस ही वो लोग हैं जो इस चीज पे वो कर रहे हैं कि देखो मेरे मोबाइल की जो टॉर्च है वो ज्यादा तेज रोशनी देती है। उनके लिए रैम तो इररेलेवेंट है, उनके लिए उसमें कितने कोर का प्रोसेसर लगा हुआ इररेलेवेंट है, तो उनको वो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अपनी टारगेट ऑडियंस की एजुकेशन का लेवल आपको समझ आना चाहिए। जी, अब इन्होंने कहा जो स्वीपर्स वगैरह भी हैं वो भी टच मोबाइल बड़े आराम से यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप गौर से देखें तो वो किस किस्म के टच मोबाइल आराम से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कंपनी ने खास तौर पे कुछ ऐसे मोबाइल्स बनाए होते हैं जो थोड़ा हथौड़ा किस्म के होते हैं और जिसके अंदर बड़े सिलेक्टेड से फीचर्स होते हैं, जिसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो भी थोड़ा सा बेहतर होता है और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्सल डेंसिटी नहीं होती, मुनासिब मुनासिब फंक्शन होते हैं, लेकिन वो उसको तो उनका दिल करता है कि हम टच वाले मोबाइल इस्तेमाल करें, वो उस तरह से चाहते हैं। तो उन मोबाइल में क्या होता है, बनी बनाई ऐप्स पहले से डाल देते हैं। उनको शायद वो प्ले स्टोर से जाके नई ऐप डाउनलोड ना करें, तो उनको पहले से ही उसके अंदर जो है वो फेसबुक, उसमें यूट्यूब, व्हाट्सएप, टिकटॉक और इस तरह की चीज़ें पहले से डली हुई होंगी। जी, उसकी आईडी, हाँ, बस ये है कि उसको पहली दफ़ा जो है वो गूगल की आईडी बनानी पड़ती है। वो दुकानदार ही खुद ही से गूगल की आईडी बनू के, और कई दफ़ा वो भी पहले से तो एक रफ सा पैटर्न बनाया हुआ होता है, उसे कहते हैं बस इंच करके इंच पा देना है तो आगे परेशान नहीं होना। तो उस बंदे ने दोबारा कभी डाउनलोड नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक खुद ही से एक छोटा सा वो बटन अंदर बना के दे देंगे कि इस पर क्लिक कर देना, मोबाइल तेज़ हो जाएगा। अब उसे नहीं पता होगा कि इस पर क्लिक करने से वो रैम को, कैशे को क्या कर रहा है, बस वो अपने मोटा मोटा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे चलेगा और चला देगा। ये ज़रूरी है। अगर बिजनेस नहीं समझेगा तो बिजनेस ने वो टच वाला मोबाइल बेच दिया, एक हल्के कैलिबर के बंदे को भी बेच दिया जो कि पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा नहीं था, अपनी उस प्रोडक्ट को उस तरह से बना के। तो फिर क्या होता है कि हर मोबाइल के कुछ खास रेंजेस के मोबाइल होते हैं। आपको नजर आता है दो मोबाइल मिलते जुलते हैं एक ही कंपनी के, एक मोबाइल होता है 18,000 का और एक मोबाइल होता है 70,000 का, दिखने में एक जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन गेम अंदर के फीचर्स की होती है कि एक उन्होंने किसी और क्लास के लिए बनाया होता है, एक किसी और क्लास के लिए बनाया होता है। जी, क्या ये एजुकेशन वाली बात समझ आई? किताब से पूछो, वो कहते हैं बिजनेस ग्लोबल इकोनॉमी में है जहां हाई लेवल ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इलिटरेसी अगर पॉपुलेशन में है तो अल्टीमेटली आपको ग्लोबली कम्पीट करना बहुत मज़ेदार नहीं लगेगा, क्योंकि जितना लोगों में कम शऊर होगा उतना उनकी अवेयरनेस डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से होगी। क्वालिटी और क्वांटिटी एजुकेटेड पॉपुलेशन की किसी भी सोसाइटी में डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसको। गुड सप्लाई ऑफ एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स हेल्प कंपनीज टू एक्वायर गुड टैलेंट। और आप अपनी एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन को लिटरेसी लेवल के हिसाब से, तो अगर पाकिस्तान बहुत ही पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है तो मेरे लिए बड़ा इजी होगा कि ठीक है भाई यहाँ मैं काम करूँगा तो मुझे अच्छा पढ़ा लिखा लेबर मिल जाएगा। और अगर मैं किसी ऐसे मुल्क में ऑपरेट कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो मुझे बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा अच्छे लेबर को ढूंढने के लिए, क्योंकि लोगों का लिटरेसी रेट अच्छा नहीं होगा। बट वाइस वर्सा उस मुल्क के लोगों को भी को बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होंगे, तो शायद हमें उतनी रिसर्च भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बिजनेस इसको ये छोटी छोटी सी बातों को कंसिडर करना होगा, जहन में रखना होगा। क्या ये सारी बातें समझ आ रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का बिजनेस से क्या ताल्लुक? मुल्क में इमरान खान को चाहे पकड़ के ले जाएं, हमें क्या लेना देना, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हमें है लेना देना। हम तकलीफ में आ जाएंगे। शालमी में मौजूद किसी बंदे को कोई मसला, माल रोड पे मौजूद किसी रेस्टोरेंट को कोई मसला है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी आपके इर्द गिर्द के उस सोशल एनवायरनमेंट में ही आता है कि मुल्क में इस वक्त क्या चल रहा है, कोई डिस्टर्बेंस है, कोई सिविल डिस्टर्बेंस है, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई इस तरह के मसले हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बिजनेस के लिए जानना ज़रूरी है, या बिजनेस के लिए उसको कंसिडर करना ज़रूरी है। नहीं कंसिडर करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बिजनेस बंद हो जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, छापे पड़ जाएंगे, पुलिस वाले ले जाएंगे, चोरियां हो जाएंगी, डकैतियां हो जाएंगी, आपके इदारे को जला दिया जाएगा, वो उसके नाम पे, क्या कहते हैं, सियासत के नाम पे या मुल्क की सलामती के नाम पे। तो यस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी इलाके में कैसी है, किस तरह से है, वो देखेंगे तो काम चलेगा। तो किताब ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है किसी भी जगह की बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर अच्छी ना हो तो स्टाफ और कस्टमर लूज होते हैं।
इंश्योरेंस सिक्योरिटी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर आपको पता है कि हर वक्त हंगामे शंगामे होते रहते हैं तो आप हर चीज़ की इंश्योरेंसेस करा रहे होंगे, हर चीज़ के ऊपर सिक्योरिटी रख रहे होंगे, हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड और इस तरह से कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली अब कराची में एक टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब होने की वजह से कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिजनेस अब हुआ करता था, और आहिस्ता आहिस्ता कराची से लोग मूव ऑन करना शुरू हो गए, कंपनियों ने हेड ऑफिस मूव ऑन कर लिए, पूरे बैंक मूव ऑन कर गए। हालांकि कराची में ट्रेजरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और जहाँ जहाँ बंदरगाह होती है वो मेन तजारती हब होता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस सेंटर्स लाहौर या मुख्तलिफ शहरों की तरफ मूव होना शुरू हो गए। सेम गोज विद स्टूडेंट कम्युनिटी। एक स्टूडेंट जो रहीम यार खान में बैठ के सोच रहा होता था कि मैं कराची से जाके पढ़ूँ या लाहौर से पढ़ूँ, मेरे लिए उधर भी ट्रैवल है इधर भी ट्रैवल है, और मतलब थोड़ा बहुत प्लस माइनस का 2-3 घंटे का फ़र्क है, तो पहले वो कराची चला जाता था। अब फिर वो कराची में मोबाइल स्नैचिंग ये वो इस तरह के मसलों की वजह से वो लाहौर आना शुरू हो गया। सरप्राइजिंगली पिछले 5-6 साल के अंदर लाहौर पाकिस्तान का सबसे मेन एग्जामिनेशन सेंटर बन गया। तकरीबन 3 अटैम्प्ट पीछे बिजनेस लॉ में 9000 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें से 4600 लाहौर से अपीयर हुए थे। कहने का मतलब यही है कि अब लोगों की माइग्रेशन फिर उस शहर की तरफ ज़्यादा हो जाएगी, उस इलाके की तरफ ज़्यादा हो जाएगी, उस बिज़नेस की तरफ ज़्यादा हो जाएगी जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, और बिजनेसेस उन जगहों को छोड़ना शुरू कर देंगे जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ दुकान पे डकैती हो जाती है, दुकान के बाहर मोबाइल छीन लिया जाता है, आप घर में महफूज नहीं है, आपका पैसा महफूज नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाती है, टूरिज्म फारिग हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी एसेट्स के डैमेज वगैरह की कॉस्ट। तो जब जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं होगी बिजनेस हमेशा परेशान होगा, और बिजनेस हमेशा चाहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो। डन। चैप्टर में पढ़ने वाली बात इतनी ही थी। कोरोना किसी हद तक हेल्थ और उससे रिलेटेड मामलों में आ जाता है। अब आप कहेंगे सर क्यों पढ़ने वाली बात इतनी क्यों थी? रूल ऑफ लेजिस्लेशन किसी भी बिजनेस में जो होता है, किताब ने चंद लाइंस में बताया, फिर पता नहीं उनको क्या जोश चढ़ा, आपको बताना शुरू हो गया पाकिस्तान में कौन कौन से लॉज चल रहे हैं। तो बताया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, उसमें एक ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है, एक पार्टनरशिप का लॉ होता है, एक फलाना तरह का लॉ होता है, इस तरह के लॉज होते हैं। तो वो क्या है, आपको बस लॉज का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। हालांकि सवाल ये नहीं था कि लॉ कैसे कहते हैं, सवाल ये था कि लॉ का बिजनेस से क्या ताल्लुक। तो ये सवाल मैं पूछूंगा अपने सामने की पढ़ी लिखी कम्युनिटी से, यानी फिर तो पॉपुलेशन ज़ीरो हो गई। अच्छा चलें ठीक है, मैं सामने की थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी कम्युनिटी से, अच्छी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है लेकिन अभी एक कुछ चैप्टर्स रहते हैं ना। अब मैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बोल रहा, मैं लॉ बोल रहा हूँ। ये लॉ एंड ऑर्डर और लॉ में क्या फ़र्क है? लॉ कानून जो पार्लियामेंट का है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क में जो सिचुएशन इम्प्लीमेंट होने के बाद जो मुल्क में स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी चल रही है वो। तो मेरा सवाल ये है कि लॉ बिजनेस को, अब स्पेसिफिक बिजनेस को एक लॉ क्यों देखना होगा? कोई भी बिजनेस क्यों देखेगा कि क्या लॉ चल रहा है? कोई लीगल एक्शन ना हो। अगर आप लॉ नहीं फॉलो करेंगे आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। क्यों देखेंगे किबला, लॉ क्यों देखेंगे हम? तो ये तो लॉ नहीं है ना, ये तो आप एथिकल अनएथिकल साइड पे चले गए। इस वक्त ये है कि लॉ को क्यों देखना है, मतलब लॉ को इसलिए देखना है कि आपको पता लग जाए कि क्या गलत है। यानी आपने जहाँ डिफाइन करने के मैंने कहा रिश्वत देनी है, अपनी पॉलिसीज को अलाइन करने के लिए आपको हेल्प मिल जाती है जान के कि लॉ क्या कहता है। क्यों देखना है लॉ को? जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है वो अलाउड है या नहीं, क्यों देखना है लॉ को? ताकि कोई इलीगल एक्टिविटी ना कर सकें। क्यों देखना है लॉ को? ताकि हम देख सकें कि लॉ में क्या क्या चीज़ मना है और क्या क्या चीज़ अलाउ है, और कहाँ ग्रे एरियाज है, कहाँ हम थोड़ा सा खेल सकते हैं, किस जगह हम अपने बिजनेस के लिए कोई एडवांटेज निकाल सकते हैं। क्यों देखना ज़रूरी है लॉ? एक फ्रेमवर्क मिल जाए जिसके मुताबिक चलें, वो फ्रेमवर्क हमें गाइड करता हो कि क्या करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, ऑफर करते हुए क्या एहतियात करनी है, एक्सेप्टेंस के वक्त क्या एहतियात करनी है, रेट तय करते हुए किन बातों का पता होना चाहिए, क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्या चीज़ क्लियर नहीं होनी चाहिए, किस चीज़ पे क्या ड्यूटी पड़ेगी। तो लॉ तो सबके लिए बड़ा ज़रूरी है।
लॉ के अंदर फिर सारे लॉज आ जाते हैं ना, तो मुल्क में टैक्सेशन के लॉज क्या चल रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्या लॉज चल रहे हैं, सिक्योरिटी के क्या लॉज चल रहे हैं। फिर जब लॉ का जिक्र हो रहा है, एक बिजनेस को किस किस किस्म के लॉज का सामना करना पड़ सकता है, कॉर्पोरेट के लॉज, टैक्स के लॉज, एम्प्लॉयमेंट के लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज, जी पार्टनरशिप के लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, कौन सा लॉ, साइबर लॉज, डाटा प्राइवेसी वगैरह से रिलेटेड लॉज, अगर कोई खाने पीने की चीज़ में डील कर रहे हैं तो फूड से रिलेटेड लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड लॉज, और इन पे अमल पैरा होते कभी नहीं देखा, ये एक अलग मसला है। ठीक है, इस वक्त हमारे टॉपिक्स हम बाहर निकल जाएंगे। जी कौन कौन से लॉज, एक भाई ने कहा कंपटीशन का लॉ किताब देख के, जी और ठीक है, इन्होंने कहा इन लॉज, जी कौन कौन से लॉज देखने जरूरी है, जी इन लॉज को देख ले, इन लॉज की जो है ना वो फोन कॉल के ऊपर भी आपका जो है ना डिसीजन बदल सकता है। बिजली वगैरह के ये जो यूटिलिटी कंपनीज के लॉज हैं, जो गवर्नमेंट के इदारों के लॉज हैं, जो जो आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उनके जो लॉज हैं, एम्प्लॉइज के लॉज वगैरह हो गए। जी अभी तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, अभी देखते हैं। ठीक है, ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जी और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो पता नहीं कितनी तरह के लॉज होंगे, कितनी तरह की इंश्योरेंसेस को देखना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़। तो आप जिस बिजनेस सेगमेंट में बैठे हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लॉ आपको इम्पेक्ट कर रहे हैं, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, और फिर उस लॉ को कब फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, इसके ऊपर जोर देना होगा। लेजिस्लेशन का रोल, अगर आपने इस यूनिट में कोई काम की चीज़ अच्छी दिल से पढ़नी है तो ये वाली चीज़ है जो ये बता रहा है कि लेजिस्लेशन का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है। आगे तो किताब जज्बातियों के लॉस की एक लिस्ट देती ही चली गई। लीगल सिस्टम ऑफ कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिजनेस, बड़ी अच्छा जुमला था। आगे लॉ रेगुलेट बिजनेस प्रैक्टिसेस, डिफाइन बिजनेस पॉलिसीज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉ, मतलब एग्जांपल दी है कि कोई भी बिजनेस लॉ जो है बता सकता है कि एक बिजनेस या ट्रांजैक्शन लीगल या इलीगल है, कुछ कंडीशंस लगा सकता है चीज़ों पे, राइट्स एंड ड्यूटीज़ लोगों की डिफाइन कर सकता है, लोगों को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड लॉ हो सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फेयर उससे रिलेटेड हो सकता है, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन का लॉज हो सकते हैं, बिजनेस और सप्लायर्स की डीलिंग का वो हो सकता है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड कंपटीशन से रिलेटेड हो, डिफरेंट तरह के डिफरेंट एवेन्यूज, डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ सकते हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अलग अलग लॉज आ सकते हैं। जी ये हमने बिजनेस लॉ में पढ़ा, तो इस सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं कि वो जो बिजनेस लॉ में पढ़ा था ना उसको बिजनेस के अंदर सोचना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस सब्जेक्ट को पकड़ के उठा के किचन में फेंक दें कि बस ठीक है पढ़ लिया था अब क्या करना है। टैक्स भी हमने पढ़ा है, लेकिन ये सब्जेक्ट हमें बता रहा है कि टैक्स लॉस को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। उस वक्त हमने पेपर पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। तो ये जितने भी लॉज हैं ये हर बिजनेस को सुनने हैं, समझने हैं। हम अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो हम एजुकेशन के लॉज देखने हैं। अब वही वाली बात है कि हमें एक नोटिफिकेशन आया कि स्कूल कॉलेज बंद हो जाए और हम धक्के से कॉलेज की डेफिनेशन में आ जाते हैं, हालांकि हमें हायर स्टडीज़ की डेफिनेशन में आना चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज़ की इक्विवेलेंट काउंट किया जाना चाहिए, लेकिन हमारी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, हम ट्यूशन सेंटर्स हैं, तो हम धक्के से कॉलेजेस की लिस्ट में आ जाते हैं और है भी मेन पे, तो नज़र भी ज़्यादा आते हैं। और इन्होंने कहा जी अगर कंपेटिटर ने दुकान बंद की हुई होगी तो उसे दुख होगा कि हमारी दुकान क्यों खुली है, तो जाहिर है फिर दुकान तो प्रसारों की बंद करनी पड़ेगी उस वक्त। तो उस वक्त तो मतलब वही बात है कि किसी और ने तूफान मचाना या नहीं बचाना, अपने आसपास के लोग ही जो है वो तो। जी तो आप लोग वाकई समझते हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता होगा, इतना ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते होंगे? तो मतलब क्यों लड़ते रहते होंगे? प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, क्यों एक दूसरे के बारे में बदगुमानी करें? रेट कम कर दिया, ये जो है ना ये एक तकलीफ है जो मतलब ये मुझे ओपनली जो है वो शिकायत हुई थी। कोई बात नहीं, अगली बार रेट सेट कर देंगे। मैं तो पहली दफ़ा तो मतलब मेरे पास एक लिवरेज था ना कि भाई पहला टाइम है, कैंपस इनॉग्रेशन के नाम से हमने जो है ना वो बांट दिया।
ओए हो अल्लाह खैर करे। सही बात है, इन्होंने कहा आप बड़े बड़े जो लोग हैं सारा प्रॉफिट जेब में समेटते हैं और छोटे कॉलेज बेचारे स्ट्रगल करते रह जाते हैं। किसने कहा नहीं थे? ब्रांडेड टीचर भी थे। यासिर रियाज साहब पाकिस्तान के नंबर 1 रिपोर्टिंग के टीचर हैं। इसका मतलब है उन्हें बताना नहीं आया ना, उन्हें बेचना नहीं आया, उन्होंने प्रेजेंट सही नहीं किया। इस बिल्डिंग में 18 केवीए के जनरेटर के साथ चल रहे थे, जहाँ 150 का हमारा जनरेटर चौक हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, जब लाइट जाती होगी तो क्या होता होगा, कोई एक एसी पूरी बिल्डिंग में किसी जगह का चलता होगा और बाकी हल्का फुल्का सा कोई एक आध पंखा किनारे का चला के और बच्चों को कहते होंगे जी बस इतने में ऐसे ही होता है। पहले खर्चा करना पड़ता है, पहले काम करना पड़ता है जी। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि अगेन पता है किसी भी बिजनेस के नाकाम होने के पीछे सिर्फ एक आध रीजन नहीं होती। तो यूं तो गिनती के 5-6 अच्छे टीचर्स हैं, तो बाकी मर जाएं सारे, क्या करें? नहीं मरे, किसने कहा? आप आइडेंटिफाई करें कि आपने किस एरिया में काम करना है, किस तरह से काम करना है। हमारे साथ है, इधर ही है वो। असल में उनका मिक्स रोल है ना, वो मैनेजमेंट में भी हैं और पार्ट टाइम टीचर हैं। तो इस वक्त वो मैनेजमेंट को रीड कर रहे हैं, सीए फाइनल की सारी मैनेजमेंट वो देख रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस को ऐड कर रहे हैं, टेस्टिंग सिस्टम को लीड कर रहे हैं और पार्ट टाइम पे 4 क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं। असल में बात ये है कि वो फुल टाइम टीचर नहीं है। जो फुल टाइम टीचर नहीं होता वो नज़र नहीं आता। जैसे आपने जिक्र किया कि हिसाब वाले या इस तरह से करके बड़े अच्छे टीचर्स, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो अपने और काम कर रहे थे, अपनी फर्म्स चला रहे थे, अपनी कंपनियों में काम कर रहे थे और अपनी अपनी डोमेन में बहुत अच्छा काम किया है। वो सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, बट इस फील्ड में उन्होंने टाइम नहीं दिया। तो ये वजह नहीं है कि कंपिटेंस का मसला था, मसला है टाइम देने का। जो टाइम देता है, जो भी आके टाइम देता है, वो अपना शेयर ले लेता है। जो मेहनत से लगा रहता है, कोशिश करता रहता है, एफर्ट करता रहता है, सूनर और लेटर वो आगे चला जाता है। फुल टाइम है ना, अब अगर आप 5 चीजें चला के और कहें कि पांचों जगह परफेक्शन आएगी, वो मुश्किल हो जाता है, फिर फोकस करना पड़ता है। तो उन्होंने एक अच्छे टाइम पे कॉस्ट अकाउंटिंग का डिसीजन लिया कि शटडाउन करने में ज़्यादा फायदा है या चलाने में फ़ायदा है। उन्हें नजर आया शटडाउन में फ़ायदा है, अकाउंटेंट थे, अक्लमंद थे, शटडाउन कर दिया। हाँ, उस टाइम पे ये अक्लमंदी ज़रूर की कि एसेट औने पौने बेचने के बजाय मार्केट के एक ऐसे बंदे को ढूंढ लिया जो एसेट की मुनासिब वर्थ दे सकता होगा। तो अगेन तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको कारोबारी डिसीजन के तौर पे लिया ना। चलें जी, तो वो वही बात है कि ऐसा नहीं होता। अगर यूं हो जाए ना पेप्सी अगर मौजूद है तो क्या कोई कंपनी बेवरेजेस का काम ही नहीं करेगी? ये तो मतलब इससे तो गेम ही खत्म हो गई। भाईजान होप ही है जो जिंदा रखता है। जब होप नहीं होता ना, ये मसले तब आते हैं। इंसान हमेशा होप पे काम करता है। अगर आप बहुत लाइक बच्चे नहीं हैं और आपकी क्लास में बहुत सारे और लाइक बच्चे भी हैं, तो क्या आप सीए करना छोड़ देंगे? क्या आप मेहनत करना छोड़ देंगे? हो सकता है आपकी मेहनत उन लाइक बच्चों से ऊपर चली जाए, क्योंकि वो फितरतन लाइक हैं लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहे, और आपने मेहनत इस लेवल पे कर ली कि वो लाइक ना लाइक का फर्क ही खत्म कर दिया आपने। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपकी डिजायर पे डिपेंड करता है। तो बिजनेस ने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना, बिजनेस ने रुक नहीं जाना, बिजनेस मस्ट गो ऑन। एक तरीका ये कि आप अवॉइड करें, आप बिजनेस में जाए ना। बट व्हेन वी आर इन बिजनेस, तो जब मैं बिजनेस पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ऐसे भुजने नहीं दूंगा, आपको लड़ना है। आप इन्होंने कहा जी सर आपने सारा शेयर ले लिया, फलाना कर लिया, एट व्हाट कॉस्ट? मैं 9 क्लासें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा देते वो 9 क्लासें, चल जाते, करते पूरा दिन सर्व करते, बैठते बच्चों के साथ, उनको हेल्प करते, सपोर्ट करते, उनके लिए अच्छा सोचते, कंफर्म चलते। उनके पास टाइम 1-2 आवर्स का होता था, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग के वक्त। तो प्रॉब्लम समटाइम कंपिटेंस नहीं होता, प्रॉब्लम होता है आप एक चीज़ को कितना टाइम देते हैं, आप उसके ऊपर कितना काम करने के तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी अगर हम चल रहे हैं तो हम कोई दिन में एक आध बैच पढ़ा के और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हम इस वक्त भी उस लेवल की एफर्ट कर रहे हैं। मैं औसतन यहाँ से रात 2 बजे 3 बजे जाता हूँ, औसतन। मालिक को तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना, वो तो क्लास पढ़ाए और निकल जाए। तो मैं रात वीडियो गेम तो नहीं खेल रहा होता, यहाँ जो कर रहा होता हूँ कंप्यूटर पे वो कुछ ना कुछ एक ऐसा काम है जो मैं अभी भी एफर्ट कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम यही है ना कि लोगों को वो एफर्ट नजर नहीं आती।
सही बात है सर, आप बूढ़े बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए। तो भाईजान मैं 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, मतलब मैं नहीं बूढ़ा होना है। तो इन्हें उधर यंग, उनकी लाइटिंग ज़रा बेहतर होगी। ठीक है, चलें जी। क्या खरीदा? ये जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ये खरीदी? एसेट्स खरीदी, बिल्डिंग उनकी नहीं है, और बिल्डिंग खरीदने की मेरी कैपेसिटी भी नहीं है। अपनी बिसात के मुताबिक चलना चाहिए ना। ये 7 वाला प्लॉट 25 करोड़ का बिका है या 24 करोड़ का बिका है, जो प्लॉट है, खाली प्लॉट। तो बिल्डिंग के साथ कम से कम 35 करोड़ की गेम है। इन्होंने कह दिया मलबा है। ठीक है, कभी एक सिर्फ दीवार खड़ी करें ना, फिर आपको पता लगेगा कि मलबा कितना है, कितने का होता है। जो मर्जी करें, सिलेबस हमने खत्म तो करना है जी। मुख्तलिफ ऐसे ही आप लोग असल में मैं खुद सरगोदा में जिस वक्त 400 रुपये पर स्क्वायर फीट होती थी कंस्ट्रक्शन, लाहौर में उस वक्त 2000 थी। इस वक्त यहाँ ग्रे स्ट्रक्चर 5000 स्क्वायर फुट पे होता है। ग्रे स्ट्रक्चर सिर्फ दीवारें और उसके ऊपर लगा हुआ जो प्लस्तर। और आपको पता है फिनिश, मतलब आप सिर्फ स्क्वायर फीट का हिसाब लगा लें, 2 कनाल में स्क्वायर फीट कितने होते हैं? तुम क्या जानो कौन से बाबू जी? इन्होंने कहा सर स्क्वायर फीट तो इतना सा होता है। जी 225 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है। तो 10 मरले 2250, ये लाहौर में ऐसा है, छोटे शहरों में 272 का स्क्वायर फीट का मरला है। तो 4500 स्क्वायर फीट का एक कनाल, 9000 का 2 कनाल। आप 8000 स्क्वायर फीट पे सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट निकाल दें मुझे। नहीं तो मैं आपको सिर्फ एक मोटा मोटा सा वो कह रहा हूँ ना, एक मोटी सी कैलकुलेशन, अकाउंटेंट्स हैं, मैंने मुश्किल बात तो नहीं की। आपने 8000 को 5000 से मल्टीप्लाई करना है। 40 मिलियन, 4 करोड़। भाई जीरो गिन के कंफर्म कर रहे हैं कि ये कितना बना। तो 4 करोड़ सिर्फ ईंटें और प्लस्तर के है। तो खैर चलें, वो एक अलग चक्कर है। तो कहने का मतलब है फिर उस लेवल की एफर्ट होनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ये बिल्डिंग हम इस पे हैरान थे कि 18 केवीए के जनरेटर जिसमें एक एसी के बाद दूसरा चला लें तो मर जाता है। तो वो फिर उस लेवल पे आपको काम करना होता है, क्योंकि फिर उस मिजाज के लोग चाहिए होते हैं ना। भाई हमारा काम ही यही था, हमें ये काम आता था, उनको कुछ और काम आता था, उनको उस काम पे फोकस करना चाहिए, हमें जो काम आता है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अगेन हमें बिजनेस नहीं करना आता बकौल कंपेटिटर्स के। वो कहते हैं बिजनेस नहीं आता, तो वाकई नहीं आता हमें बिजनेस। सबको पता है हमें बिजनेस नहीं आता। इतने पैसों के साथ प्रॉफिट हो सकता है? पैसों से प्रॉफिट नहीं हो सकता। बचत है सिर्फ ये कि मैं अपनी तनख्वाह खुद को चार्ज करता हूँ, बस वो बचत है। 9 क्लासेस की तकरीबन 1100 स्टूडेंट्स, तो मेरे 1100 स्टूडेंट मुझे ही चार्ज होते हैं, तो मेरी वो बचत है। बाकी हर तरफ से भी लॉस होगा तो मैं बहैसियत टीचर जो है वो अपने पैसे थोड़े छोड़ दूंगा, इदारे को दे दूंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मतलब मुझे बस यूं बचत है, लेकिन मैं बहैसियत टीचर कहीं और जाके अगर कमर्शियली रेट डिमांड करूँ तो वो चीज़ें बड़ी डिफरेंट है। कॉलेज बनाने में नुकसान है, कहीं पे जाके टीचर बन के कमर्शियल पैसे मांगे तो उसमें फ़ायदा है। लेकिन मैं जहाँ टीचर था मैं वहाँ भी कमर्शियल पैसे नहीं मांगता था। तो मैंने कहा जब मैं अपना नुकसान करना ही है तो फिर रच के करिए। वापस इधर आते हैं, लॉज के रूल हैं। अब आपको बिजनेस के लिए लॉ समझ आना चाहिए, आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिजनेस कौन कौन से काम कर रहा है, कौन कौन से काम में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो फिर आपको कस्टम के लॉस पता होने चाहिए, आपको ट्रैवलिंग के लॉस पता होने चाहिए, इंश्योरेंस के लॉस पता होने चाहिए। तो ये सारे लॉज ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेंगे बिजनेस करने में। अब यहाँ से किताब जो है वो जज्बाती होती है और वो आपको पाकिस्तान में मुख्तलिफ लॉज गिनवाना शुरू कर देती है। देखते जाते हैं हमारा क्या जा रहा है। कंपनीज का लॉ, MFA में पहुंचे हुए बच्चों को कंपनी लॉ के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट, ऑपरेशन और वाइंडिंग ऑफ कंपनी जो है ना, कंपनीज एक्ट बताता है और SCCP ने इशू की है। वो कंपनीज एक्ट रेगुलेट करता है कंपनीज को कि वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करें। कंपनियों को चाहिए कि वो उसको फॉलो करें, और वो कंपनियां जो उसको फॉलो नहीं करती उनको पेनल्टी भी हो जाती है।
मतलब बिला वजह की एक इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो गए। भाई ठीक है, आपने बता दिया लॉस की इंपॉर्टेंस है, तो उन्होंने सोचा कि लगे हाथों जरा पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लॉस चल रहे हैं और जो इन बच्चों को पता है उनका जिक्र कर दें। तो जो लॉ आपको पता उस पर बात नहीं करते, जो लॉ नहीं पता उसको देख लेंगे। कंपनी लॉस क्लियर है, पार्टनरशिप का लॉ क्लियर है, वो बताता है पार्टनर्स क्या होंगे, उनके राइट्स क्या होंगे, पार्टनरशिप बनेगी कैसे, ख़त्म कैसे होगी, ये वाले लॉ पढ़े हुए हैं आपने। एम्प्लॉयमेंट के लॉ ये हमने उस तरह से नहीं पढ़े हुए। डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट के लॉज हैं जो कि एम्प्लॉय से के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लॉज एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन या एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड क्या क्या रूल्स बताते होंगे, क्या जहन में सवाल ख्याल आता है आपके जहन में? दो ख्याल क्या आते हैं? एम्प्लॉयज़ के लॉज में क्या क्या बातें होती होंगी? मिनिमम सैलरी की बातें होती होंगी, उनकी हेल्थ और उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना। आपके जहन में क्या बातें आती हैं? उनके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होंगे? आपके जहन में क्या ख्याल आता है? भाई ने फौरन इधर उधर देखा, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। एम्प्लॉयज़ के लॉज में क्या क्या लिखा होता होगा? उनकी सैलरी और वो जैसे इन्होंने मिनिमम बात कर दी, क्या लिखा होता होगा? उनके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, क्या लिखा होता होगा? उधर से कॉर्नर से खातून, क्या लिखा होता होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने पढ़ लिया था तो उन्होंने ईमानदारी से बताया जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड बातें, कि आप किसी एक जेंडर को किसी दूसरे जेंडर के ऊपर प्रमोट नहीं करेंगे या किसी एक को ज़्यादा आप बेनिफिट्स नहीं देंगे। जी जी, क्या लिखा होता होगा? रिक्वायरमेंट होती होंगी कि कम से कम किस तरह की जॉब के लिए किस किस्म का पढ़ा लिखा किस लेवल का बंदा होना चाहिए। रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह, उनकी अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए इदारे में काम करते हुए तो क्या होगा, अगर उन्हें निकाला जाए, एक बंदे को चलते हुए आप अचानक से निकाल दें तो उसको लॉ प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं कि वो जो है वो कहते हैं कि जी आप इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो चाइल्ड लेबर वगैरह से रिलेटेड भी। अब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा इन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने कहा सम ऑफ द एस्पेक्ट जो होते हैं, मिनिमम वेज की बात होती है, वर्किंग कंडीशन किस तरह की होगी। फॉर एग्जांपल ये जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं उसमें रोस्टर सिस्टम होता है, एक शिफ्टें लगती हैं। ये उनका रूल ये होता है कि आपने इतने आवर्स गुजारने के बाद कम से कम लगातार इतने घंटे की ब्रेक देनी है, तो समटाइम उनको 2.25 दिन की छुट्टी मिलती है और फिर उसके बाद उनकी 8-8 10-10 घंटे की शिफ्टें शुरू हो जाती हैं। तो हर उसके अपने अपने रिलेटेड टाइम जोन हैं। अनफेयर डिसमिसल के बारे में, किसी को बिला वजह नहीं निकालेंगे, निकालेंगे तो क्या क्या कुछ होगा। रिडेंडेंसी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, एक जगह से लोग छोड़ रहे हैं दूसरी जगह जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या होगा, मूवमेंट का क्या लॉ होगा। डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट तरह की कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसको हम अकाउंटिंग की जॉब के लिए बुला रहे हैं और वो हकलाता है, तो हम उसको बिला वजह अगर जॉब ना दें ये सोच के कि ये हकलाता है, खामखा हमें इससे बात करते हुए तकलीफ होगी, वो गलत है। हाँ, लेकिन अगर उसने तकरीरें करनी है, हम उसको बुला मार्केटिंग के ले रहे हैं, तो फिर वो इसका मतलब है कि आप डिस्क्रिमिनेशन अनड्यू नहीं करेंगे। हाँ, ड्यू डिस्क्रिमिनेशन। अब अगर एक काम है जो खातून मर्द दोनों में से कोई भी कर सकता है, अब आप बिला वजह डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो गलत है। लेकिन अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, रात में उसने राइफल पकड़ के हिफाजत करनी है बिल्डिंग की, तो ऑब्वियसली वो मेल जेंडर को ज़रा ज़्यादा सूट करेगी। तो जेंडर इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने अनफेयर नहीं करना, कहीं पे भी इस तरह का काम नहीं करना कि जहां हमें लगे कि ये गलत है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनकी फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से, उनके मज़हब के हिसाब से। हम कहने जी ये तो सराइकी है, इसको जॉब नहीं देनी, ये तो फैसलाबादी है, इसको जॉब नहीं देनी, तो ये वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगेन जेंडर इक्वालिटी, अगेन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी लॉज बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं, लेकिन बहरहाल लॉज मौजूद हैं जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि आपने जो है वो जेंडर बाइस से आज़ाद होकर एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है। मैं ऐसे इदारे में खड़े होकर बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई फीमेल एम्प्लॉय नहीं है। अगेन वही बात है, क्योंकि कल्चर कैसा है, क्योंकि हमारे जॉब आवर्स किस तरह के हैं, हमारा इन्वायरमेंट किस तरह का है, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा इन्वायरमेंट बिजनेसेस का ज़्यादातर है देसी तरह का, तो देसी तरह के इन्वायरमेंट के अंदर ख़वातीन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं एकोमोडेट होती हैं। चलो ये तो एम्प्लॉय की बात हो गई ना। मैं कम से कम पिछले 10 साल में 4 से 5 अलग अलग ख़वातीन को एज अ टीचर टीए की सीए की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा उन पर काम किया, उनको साथ लेके चलने की कोशिश की, बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते। फीमेल टीचर्स कहाँ हैं?
क्या आई नहीं थी कभी? आई हैं, अलग अलग टाइम पे आई हैं, और बड़े अच्छी टैलेंटेड खवातीन आई हैं, बहुत अच्छे टेम्परामेंट वाली खवातीन आई हैं, अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होती थी। फील्ड ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि फील्ड के जो मेजॉरिटी पढ़ने वाले हैं वो बॉयज़ हैं, और ऊपर से वो बहुत डिसेंट भी नहीं है। खातून खुद ही से परेशान हो जाती है कि ये क्या चल रहा है, और ऊपर से टीचर्स जो है वो जो देसी टीचर्स हैं वो चलते हैं, जो बहुत बाबू टीचर होता है वो चलता ही नहीं। तो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट मार्केट को इनडिसेंट वाला पसंद है, उसको कुर्ते शलवार वाले टीचर पसंद है, उसे सादा टीचर पसंद है। टीचर ने ऐसे आस्तीनें चढ़ाई हुई और जो है वो पढ़ा रहा हो और साथ जो है ना वो झुकते भी करा रहा हो, बच्चे कहते हैं हाँ ये चौकस टीचर है। अब ये सारी चीज खवातीन के लिए इनडिसेंट हो जाती है। जो आस्तीनें ऊपर करके पढ़ाता है, मैं आस्तीनें ऊपर करके पढ़ा रहा हूँ, कराची के अक्सर टीचर्स इस तरह से करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मल्टीपल टीचर्स इस तरह से करते हैं। यानी कि जब आपका इरादा है ना पढ़ाने का, समटाइम ऐसा होता है कि लाइट गई हुई है और आधे घंटे से लाइट गई हुई है, सारे बच्चे आवाज़ार होते हैं, टीचर आवाज़ार नहीं हुआ होता, और उसने वाकई आस्तीनें चढ़ाई हुई होती हैं, ऊपर का बटन खुला हुआ होता है, बाल उजड़े हुए होते हैं, और वो पढ़ा रहा होता है। क्योंकि हमें समझ आ गया है कि डिसिप्लिन या अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप यूजर्स को बात समझा दें। तो ऐसे में फिर ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ जो फेजेज़ हैं या मुख्तलिफ तरह की जो जॉब्स हैं वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती अकॉर्डिंग टू ये जो हमारा, चूँकि हमारा जो माशरा है वो काफ़ी हद तक देसी मिजाज का है। यहाँ कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो फैसले हैं वो कराची पराठा रोल पे बैठ के हो रहे होते हैं। जनरली ऐसा है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, वो जनाब वो बट कढ़ाई पे बैठे हुए होते हैं, एक दूसरे को पंजाबी में झुकते मार रहे होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के फैसले कर रहे होते हैं, लेकिन मीटिंग हो रही है बट कढ़ाई के ऊपर। तो हमारे वो फिल्मी कॉरपोरेट माहौल नहीं है, फैसले सही होते हैं, तो फिर फर्क नहीं ना पड़ता। तो बस कौम ने इसको मान लिया है कि फिर फर्क नहीं पड़ता, हम शशकों पे क्यों जाएं, ठीक है। तो वो फिल्मों में जो मीटिंग नजर आती है, एक बड़ी सी ओवल टेबल है, उस पर नेस्ले की पानी की बोतलें रखी हुई हैं, बाकायदा नोट्स टेकिंग हो रही है और वो सारा कुछ हो रहा है, कोई चक्कर नहीं। हाँ, असल में आप सही कह रहे हैं कि यही है, ऐसे चलना चाहिए, लेकिन इससे क्या होता है जो डिसेंसी ऑफ एनवायरनमेंट है वो लूज हो जाती है। जब डिसेंसी ऑफ एनवायरनमेंट लूज हो जाती है तो वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के मसले पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा आ जाते हैं कि उसके बाद ख़वातीन उस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रही होती हैं अच्छे तरीके से, और जो होने की कोशिश भी कर रही होती हैं वो इर्द गिर्द के अजीब व गरीब से लोगों को देख के कहती है मैं किधर आ गई हूँ, कौन लोग हैं ये जनरली। इससे पहले कि ये एक जंग छिड़ जाए, ये जो है ना ये खतरनाक बात है, हम जो है ना एक मशकूक बात की तरफ नहीं आएंगे, आगे चलते हैं। ये जो है ना ये स्लाइड चेंज हो गई, मामला नाजुक हो गया। आपके तो इतने पॉइंट्स ले लिए, आपके तो आज का कोटा ही खत्म हो गया, किसी और का कोई पॉइंट रह गया तो बताए, ठीक है, आपका तो कोटा ही खत्म हो गया ना। आपने वो ऑलरेडी पूरी क्लास वाले सोच रहे हैं कि इतने जो है ना वो ये टाइम पे ना एंड पे एक कॉस्ट निकालेंगे पढ़ने की कॉस्ट, फिर देखेंगे उसमें से कितने आवर्स ये वाले भाई की बातों की वजह से क्लास खराब हुई, फिर इनको एलोकेट करेंगे और फिर इनसे कहेंगे कि अब आपको ना हमारी क्लास के 2,500-3 हज़ार रुपये इजाफी इसलिए खर्च हुए हैं कि आपने क्लास का टाइम लगाया। तो वो ना ये आपको लग नहीं रहा होता, कभी ना इनकी शक्लों को गौर से देखा करें, इनकी आंखों में छुपी हुई नफरत को समझने की कोशिश किया करें, इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है आप पे, ठीक है। मैं इधर होता हूँ ना, मुझे सारे नजर आ रहे होते हैं, आप बात शुरू करते हैं फिर गए 15 मिनट क्लास के ख़त्म, अब जो है ना वो फजूल सी बात हो रही होगी। तो इसलिए ना अपना वकार बरकरार रखने के लिए अपने अल्फाज थोड़े कम करें और अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप माशरे में अपनी खोई हुई जो इज्जत है वो वापस ले सकेंगे। अच्छा नहीं ठीक है, नहीं कोई भी वो, असल में बात यह है कि वो जो कहना नहीं चाह रहे थे, मैं ज़रा ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गया। आप किसी से पूछ लें, वो भाई से पूछ लें, वो भाई से पूछ लें, वो खातून से पूछ लें, वो भाई से पूछ लें, वो किसी से पूछ लें, ठीक है। लें जी, हमें एक भाई ने इंतहाई कॉन्फिडेंटली हाथ उठा के कहा कि मैं जो है ना कैमरे पे बल्कि भाई की शक्ल दिखा नहीं नहीं, ये डाटा प्रोटेक्शन के खिलाफ है, मतलब हम प्राइवेसी वो नहीं कर सकते। मैंने कहीं पे भी आपका नाम नहीं लिया, मैंने कहीं पे भी उस्मान बोला, एक दफ़ा भी मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि क्या नाम है, पूरा नाम नहीं ना बोला,
ठीक है जी। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस, हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड लॉस, वो बिजनेसेस जो ऐसी चीज में है जिसमें हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दवाइयाँ, जैसे खाने पीने, उनको हेल्थ के लॉस देखने हैं, उनके हेल्थ के कंपोनेंट सही होने चाहिए। दवाइयों के ऊपर लिखा होना चाहिए कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। आपके खाने पीने की चीज़ों पे, आपकी बोतल के ऊपर, आपके जो पैक हुआ मील है उसके ऊपर सारी चीज़ें आनी चाहिए, एक्सपायरी डेट और वो इस तरह की चीज़ें। सेफ्टी से रिलेटेड लॉस, अगेन मतलब इवन आपको पता है लॉस के मुताबिक अगर कोई एक कॉलेज की कैंटीन में भी अगर एक बंदा कैंटीन में मौजूद है तो उसने सर पे कैप पहनी हुई हो, हाथ में उसके ग्लव्स हो, और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि दूर से खड़े होकर बंदा देख सके कि वो किस तरह से तल रहा है और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या उसके पास सामान क्या रखा हुआ है, तो सबको नजर आए कि उसने ये ऐसे करके जो है वो डालडा का डब्बा उठाया और ऐसे करके डाला और अंदर से वो गंदे वाला ऑयल जो डालडा के डब्बे के अंदर रखा हुआ था वो चीज़ों के अंदर जा रहा है। तो यस, आपको ये लॉस चाहिए। फिर डाटा प्रोटेक्शन के लॉस चाहिए। हमारे बिजनेस में हमारे पास आप लोगों का डाटा है, सेंसिटिव डाटा है, पर्सनल डाटा है। आप लोगों में से अक्सर के घरों में किताबें गई हैं, आपके एड्रेसेस हमारे पास हैं, आपके वो फ़ोन नंबर जो पर्सनल हैं वो हमारे पास हैं, आपके आईकैप से रिलेटेड क्रेडेंशियल्स हमारे पास हैं। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमने आपके डाटा की हिफाजत करनी है। आपके डाटा को मार्केटिंग कंपनीज को नहीं देना, आपके डाटा का मिसयूज़ नहीं करना, आपके डाटा को इस्तेमाल करके आपको जो है पर्सनल मैसेजेस मार्केटिंग के नहीं करने, व्हाट्सएप ग्रुप में करने हैं जिस ग्रुप में आप अपनी खुशी से गए हुए होंगे और आप अपनी खुशी से छोड़ भी सकते होंगे। तो डाटा प्रोटेक्शन में आपने देखना है कि आपने डाटा को कैसे रखना है, उसको सेफ कैसे करना है। बैंकों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, इंश्योरेंस कंपनियों पर बहुत जिम्मेदारी है, हॉस्पिटल्स पर बहुत जिम्मेदारी है जी। ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, यस आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, आपके प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है, आप क्या खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग। तो अगर एक चोर को पता लग जाए कि भाई इस घर में बार बार बाइंग हो रही है और उनके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, तो वो कहेगा एक दफ़ा आके मैं ही सारा पैसा ले लूँ, ये जो बार बार खरीदारी कर रहे हैं। तो यस, और ख़ासतौर पे ये ऑनलाइन शॉपिंग वाली जो जगह है, यानी कि हम लोग बावजूद इसके कि हम ये कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं देते, इस डर के मारे कि ज़रा सा भी कोई सिस्टम में ग्लिच हो। हम जितना मर्जी पक्का सिस्टम पक्का कर लें, एक बहुत बड़ा खर्चा चाहिए होता है साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो हम ऑनलाइन पेमेंट भी ऐसे कहते हैं कि कहते हैं जाओ बैंक में जमा कराओ, रसीद हमें ऑनलाइन तस्वीर भेज दो तो ऑनलाइन पेमेंट हो गई, ठीक है। और इजी पैसा वगैरह के ऊपर भी बहुत सारी इस तरह की लिमिट्स लगी हुई होती हैं। इवन अपना अकाउंट खुलवाते हुए भी अभी आज फिर से वो बैंक ने कहा कि जी आप अकाउंट बंद कर दें, क्योंकि उसमें भी ये मसला है, यानी अपने स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस के नाम से अकाउंट खुलवाना अजाब हुआ हुआ है क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस आ गया। नहीं, हम तो भाई उस जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे जो है वो ये चोरियाँ बड़ी आम है। ठीक, क्या हुआ? ओए होए, शुक्र है मुझे नहीं पता वो क्या है उसके लिरिक्स। डाटा प्रोटेक्शन का लॉ समझ आया। साइबर लॉज, इंटरनेट पे क्या होगा, इंटरनेट की ट्रांजैक्शंस किस तरह से होंगी, और फिर साइबर लॉज से साइबर सिक्योरिटी भी कनेक्टेड हो जाता है कि जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनकी ट्रांजैक्शंस ना इधर उधर हो, उनकी डाटा की प्राइवेसी बरकरार रहे, उसके ऊपर कोई गड़बड़ ना हो, उनका डाटा स्टोर होना, कलेक्ट होना, डिसमिनेट होना, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कंपटीशन के लॉज जो बताते हैं कि फिक्स प्राइसेस नहीं होनी चाहिए, जो बताते हैं कि आपस में कार्टल्स नहीं बनने चाहिए। अब अगेन आप लोगों ने बिजनेस लॉ में कंपटीशन का लॉ भी पढ़ा हुआ है कि डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, मर्जर्स नहीं होने चाहिए इस तरह के, फिर एग्रीमेंट ऐसे ना हो, डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज ना किया जा रहा हो। तो किन लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ, मोनोपलीज से रिलेटेड लॉज कि लोग मोनोपलीज ना बनाएं, ऐसा ना हो कि एक आध के पास पावर हो। तो अगेन ये भी काफ़ी हद तक वो वाला है जिसमें हम कहते थे कि डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर रहे हैं, तो वो सही तरीके से डील करें। गवर्नमेंट को मौका मिलना चाहिए कि वो कंपटीशन ग्रो करे किसी भी फील्ड में, और उससे रिलेटेड लॉज कि जहाँ कोई मोनोपली करता हुआ या मोनोपली को एक्सप्लॉइट करता हुआ नजर आए उसको पकड़ने के लॉज हैं। किताब का पेट नहीं भरा। एंटी क्लूजन रेगुलेशन, क्लूजन कहते हैं मिल जाने को, तो ऐसी रेगुलेशन हैं जो मना करती हैं कि बिजनेसेस मर्ज नहीं होंगे। ऐसे बिजनेसेस जो इस नीयत से मर्ज हो रहे हैं कि वो पूरी मार्केट के साथ ही अनाज फेर दें, तो इस तरह की जो क्लूजन्स हैं वो मना है। कि क्लूजन जब कुछ बिजनेस एंटिटीज जो है वो तय करती हैं कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम लोग मिलजुल के करेंगे, जैसे सीक्रेट एग्रीमेंट है कि ठीक है हम प्राइस रेस कर देंगे, कंपटीशन अवॉइड कर देंगे, 3-4 कॉलेज मिलकर आपस में तय कर लें कि काम करते हैं, इकट्ठे प्राइस रेस कर देते हैं और फ्रीज की जो डिडक्शन है उसको 10,000 पे ले जाते हैं।
आप एक कॉलेज आके कहेंगे जी फ्रीज मैंने करवाना है, वो कहेंगे 10,000 डिडक्शन, आप कहेंगे वो क्या चोर बाजारी बनाई हुई है आपने, ये है वो है। आप जाएंगे दूसरे कॉलेज आके पूछेंगे जी फ्रीज के कितने पैसे काटते होंगे, 10,000। तीसरे कॉलेज के पास जाएंगे वो कहेंगे 10,000। तो बच्चों को समझ आ जाएगा कि ठीक है अब मुझे 10,000 कटवाने पड़ेंगे, क्योंकि आपस में एक इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया होगा जिसमें वक्ती तौर पे कस्टमर तंग हो, लेकिन जब सारे ही सर्विस प्रोवाइडर्स कस्टमर को तंग कर रहे होंगे तो मजबूर होकर क्या करेगा, कहेगा ठीक है भाई। ओए होए, ये भाई जो है ना समझ गए, इन्होंने कहा वो जो कॉलेज कम पैसे रख रहा होगा, भाई आप तो अभी तक हम उस 2,000 के हिसाब दे रहे हैं लोगों को। कल परसों भी एक भाई पहुंचे हुए थे कि जी वो मैंने 2,000 जमा कराया था, मुझे रिफंड चाहिए। 2 महीने से भी ऊपर हो गया है, तकरीबन 2 महीने हो गए तकरीबन, लेकिन वो भाई ने वो करवाया, उसके बाद वो उनका आने का दिल नहीं कर रहा था। एक आध दफ़ा आए, उसके बाद उन्होंने सोचा कि पता नहीं शायद घर बैठ के ज़्यादा फ़ायदा होता है, पता नहीं कॉलेज आके ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो ये सोचते सोचते 2 महीने गुजार दिए। तो वो हमें कल खिताब दे के गए कि आप मेरे पैसे खा गए हैं। हाँ मतलब वही बात है ना। तो खैर कहने का मतलब है कि इसके ऊपर कवानीन होने चाहिए कि कहीं लोग मिलजुल के इस तरह की हरकतें ना करें जिससे कंज्यूमर्स के राइट्स खत्म हो जाए। जी जी, अब इसमें ये जो कोल्यूजन है, कोल्यूजन होता है एक दूसरे के साथ मिल के चलना। अब मिल के चलने के कई तरीके हैं। एक स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है कि आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पे सेम रहें, एक जॉइंट वेंचर्स होते हैं, और फाइनल फॉर्म क्या होती है, मर्जर, जिसमें दो आपस में मिल जाते हैं। प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड डिफरेंट लॉज हैं। ये सारे तकरीबन एक आध लॉ के अंदर ही सारी चीज़ें कवर हो रही होती हैं। प्राइस को कंट्रोल करने के, प्राइस इतनी होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना होना वैसा नहीं होना चाहिए। सेल ऑफ गुड से रिलेटेड, सेल ऑफ गुड के लॉज होने चाहिए जो बताएं कि क्या चीज़ है, कितने की बिक्री है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्वालिटी है, किस तरह से। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और लाइसेंस होने चाहिए। कॉपीराइट्स आपको पता है कि ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क है उसके ऊपर कॉपीराइट्स हो, कि भाई ये इस बंदे ने एफर्ट की है ये इस तरह से करके। तो हमारे यहाँ तो सबसे आराम से वायलेट हो जाता है ये। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक किताब बनाऊँ और मेरी किताब से कोई कंटेंट उठाए तो मैं उस पर कॉपीराइट का क्लेम कर सकता हूँ। मेरी किताब से कंटेंट डेवलपर उठा लेते हैं, मतलब मेन इदारे उठा लेते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो कॉपीराइट, अगर आपने अपनी किताब का कॉपीराइट करवाया है और आपकी किताब से कोई मटेरियल यूज़ हुआ है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं और आप अपना हक मांग सकते हैं कि जी मेरा डाटा आपने क्यों चोरी किया। जी, गूगल से जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जब आपने वो प्रेजेंटेशन कहीं जमा करानी होती है तो सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्लेजरिज्म को चेक करते हैं। वो सॉफ्टवेयर फ़ौरन से बता देता है कि 80 to 90% डाटा गूगल से उठाया हुआ है। तो अब लोग क्या करते हैं, गूगल से डाटा उठाते हैं, उसको चैट जीपीटी को देते हैं, उसको कहते हैं रीफ्रेश करके दो। वो रीफ्रेश करके देता है, फिर वो पकड़ के दोबारा से साइन इन करके चैट जीपीटी से कहते हैं ये जो लिखा हुआ है इसको रीफ्रेश करके दो। वो उसको फिर से रीफ्रेश करके देता है और आप उठा के वो असाइनमेंट डाल देते हैं, तो फिर वो नेट से चोरी शुदा नहीं होता। जी, उसमें थोड़े से कॉमे शॉमे को फुल स्टॉप, थोड़ा सा कोई पैराग्राफ वगैरह खुद भी चेंज कर देते हैं। तो अगेन वही बात है कि एक चीज़ जब इंटरनेट पे आ गई है ना, मतलब मैं क्यों क्लेम कर सकता हूँ किसी भी मेरी किताब क्यों चोरी की है, जब मैंने किताब सॉफ्ट में सारे बच्चों को दे दी, जब मैंने आईकेप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जब मैंने स्लाइडें स्क्रीन पे चला दी, स्लाइडें लोगों को दे दी, तो फिर उसके बाद वो किताब इतनी पब्लिक हो जाती है कि इस मुल्क में बैठ के कॉपीराइट के लॉ पे परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्यों परेशान हो, बस ठीक है बांटते रहें। पेटेंट फार्मूले वगैरह होते हैं, कोई ख़ास आपने चीज़ बनाई है उसका फार्मूला दवाइयों के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप इतनी मेहनत करके 35-40 करोड़ की रिसर्च करके एक दवाई बनाते हैं कि हाँ ये वो फार्मूला अगर यूँ मिक्स होगा तो ये वाला सर का दर्द ये वाला इस तरह से इतनी देर में ख़त्म होगा। आपका कंपेटर आपका फार्मूला चोरी करता है और 5 पैसे में वो दवाई बनाना शुरू कर देता है, चूँकि दवाई की कॉस्ट तो 5 पैसे ही है, लेकिन चूँकि आपने 40 करोड़ रुपये रिसर्च पे लगाया है तो आप दवाई रखते हैं 40 रुपये की, ताकि आपकी वो जो लाइफ साइकिल जो कॉस्ट है वो भी रिकवर हो। तो पेटेंट ये होता है कि फिर आप इस तरह का फार्मूला, इस तरह की चीज़ रजिस्टर करा देते हैं। लाइसेंस आपको पता है किसी भी खास फील्ड में जाने की, किसी हार्ड फील्ड को ऑप्ट करने की, उसमें लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस के बाद आपको परमिशन मिलती है। तो ये सारे वो लॉज हैं जिनको आपने बस तेज़ी तेज़ी से देखते जाना है। और मैंने सिर्फ आखिरी बात बतानी है। जी जी बिल्कुल। जी, अब अगेन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्राइस जो फिक्स की जाए या बताई जाए, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं और जो गवर्नमेंट लेवल के टाइप के गुड्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। वो देखती है कि पीछे लोगों की बाइंग क्या है, दरमियान में प्रोसेसिंग का क्या है। जैसे आटा, आटे के केस में वो एक रफ अंदाज़ा लगा के और उसकी एक प्राइस फिक्स कर देते हैं कि इस प्राइस से ऊपर कोई ना जाए। ये हम उस वक्त बात कर रहे हैं जब पिछले काफ़ी अरसे से वो प्राइस फिक्स नहीं हो पा रही। तो असल में ना वो समझाना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अप्लाई होता नज़र नहीं आ रहा, और फिक्स हो भी जाए तो उस पर अमल कोई नहीं होता।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है किसी भी मुल्क में? व्हाट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? अगर मैं सोचूं कि मैं पाकिस्तान में बिजनेस करूं तो क्या ये आसान है, या मैं दुबई में बिजनेस करूं? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आसान है। सुन के हैरत होगी, वहां पे आपको 15 तरह की रजिस्ट्रेशन करानी होगी, 10 तरह के टैक्स देने होंगे, कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होगी, फिर कुछ लाइसेंस लेने पड़ेंगे, फिर वीज़ा लेना पड़ेगा यहाँ से वहाँ जाने का, और फिर उस तरह के मसलों मसाइल करने पड़ेंगे। लेकिन वंस आप शुरू कर देंगे तो आपको लॉ प्रोटेक्ट करेगा, आपको हेल्प मिलेगी, आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है कि किसी भी मुल्क में बिजनेस करना कितना आसान है। इसमें बातें आती हैं कि बिजनेस शुरू करना कितना आसान है, बिजनेस को चलाना कितना आसान है, बिजनेस को वाइंड अप करना कितना आसान है। अगर फॉर एग्जांपल तुर्की में मैं बिजनेस वाइंड अप करूं तो मैं वहां से पाकिस्तान पैसे नहीं ला सकता, लेकिन मैं दुबई से बिजनेस वाइंड अप करूंगा तो मैं वहां से पैसे पाकिस्तान ला सकता हूं, एक बहुत ही मामूली सा टैक्स देके। तो इसका मतलब है कि दुबई में कुछ चीज़ों में सहूलत है, कुछ चीज़ों में तुर्की में सहूलत होगी, कुछ चीज़ों में पाकिस्तान में सहूलत होगी। किताब में पहले जज्बातियों के पाकिस्तान का भी उन्होंने तस्करा किया था, लेकिन आईकेएफ को एहसास हो गया कि हमने गलत किया, और वो वाला पैरा मैंने आप लोगों को क्रॉस करवाया था, सबसे एंड पे जो पैरा दिया हुआ है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेसिकली ये है कि आप कुछ इंडिकेटर्स को देखते हैं कि किसी भी जगह बिजनेस स्टार्ट करना, क्रेडिट लेना, कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिलना, इलेक्ट्रिसिटी मिलना, प्रॉपर्टी रजिस्टर कराना, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को बचाना, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मामला को देखना, कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्समेंट, बॉर्डर्स, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह करना, और टैक्स, ये चंद पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स पे आप देखते हैं कि कौन सा मुल्क ज़्यादा बेहतर है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से। तो जो मुल्क जितना ज़्यादा ईज़ होगा उस मुल्क में उतना ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो पाकिस्तान में बिजनेस को ख़तरे बड़े हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना पाकिस्तान में इज़ एज ईजी है इसके बस अगले दिन एक स्टॉल लगाएं और कहानी शुरू। लेकिन यहाँ वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती, यहाँ पे वो आपके सारे कंज्यूमरिज्म के राइट्स, ना कस्टमर्स को प्रोटेक्शन है ना बिजनेसेस को प्रोटेक्शन है, और अपनों से ही प्रोटेक्शन नहीं है। अपने ही डिपार्टमेंट्स वाले आके डिफरेंट तरीके से तंग कर रहे होते हैं। रीज़न भी कि आप रजिस्टर नहीं होते हैं, लेकिन जो रजिस्टर होते हैं, अब हम रजिस्टर हैं उसके बावजूद हमारे साथ जो जो होता है आसान नहीं है। सड़क पे खड़े होकर बिजनेस करना, सर कोई बात नहीं आप कुर्सी पे बैठ के बिजनेस कर लिया करें। तो खैर कहने का मतलब है कि आपको 15 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मुंह मत्था देना पड़ता है, और अक्सर उन डिपार्टमेंट्स के अक्सर लोगों के कभी घर में शादी होती है, कभी कोई और फैमिली की ज़रूरियात होती है, और वो आके आपको अक्सर कहते हैं कि जी आप हमारा ख्याल रखेंगे तो हम आपका ख्याल रखेंगे। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इन सारे पैरामीटर्स को देख के, तो जिस मुल्क में लॉ जितने रिलैक्स होंगे, अच्छे होंगे, और जितना सपोर्ट करते होंगे बिजनेस करने के लिए रिलैक्स और बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए रिजिड, वो मुल्क उतना बेहतर होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से। जी डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी ज़रूरत के लिए कितनी बड़ी रकम का तकाजा करने आए हैं। ऐसे ही है प्रॉपरली। यहाँ बिजनेस स्टार्ट करना आसान है, चलाना दूसरे मुल्कों में अच्छा है। तो बंदा स्टार्ट यहाँ कर ले, चला वहाँ ले। चलें जी, अब अगेन चूंकि अब ये छोटे छोटे चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं, तो वो जो हमारा पहले वाला मजाक होता था कि हम कुछ 1.5-2 हफ्ते तक एक चैप्टर स्प्रेड करते थे, फिर उसका टेस्ट करते थे। अब सवाल ये है कि चैप्टर 9 का क्या करना है। टेस्ट तो देना है, ये तो तय है, लेकिन अब 9 को इसके साथ जोड़ना है या इसके हाफ के साथ जोड़ना है। इसका जो पहला सोशल वाला एलिमेंट है, चैप्टर 9 पूरा, और इस चैप्टर बड़ा चैप्टर कहाँ है उसकी भी 2 सफ़े खत्म हो गए, इंपॉर्टेंट है। तो जी मैं इसीलिए पूरे चैप्टर को शामिल नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि थोड़ा चैलेंजिंग तो हो। तो चैप्टर 9 पूरा पूरा ऐसे कह रहा हूँ जैसे पता नहीं कितने सफ़े हैं, 4-5 सफ़े तो हैं टोटल। तो चैप्टर 9 और चैप्टर 3 का आज वाला नहीं, जो हमने गुज़िश्ता दिन तक पढ़ा था उससे रिलेटेड एक प्यारा सा मासूम सा क्यूट सा टेस्ट। जी कल फाइनेंस का टेस्ट है। चलें ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको एक ही दिन में, क्योंकि आईकेएम में भी ना आपने एक ही दिन में ना दोनों इकट्ठे देने होते हैं, तो आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मुझे बड़ा खुशी हुई, सर से कहना है कि सर ज़्यादातर सैटरडे पे टेस्ट रखा करें ताकि हमारी वो आईकेएम वाली प्रैक्टिस बने। बेहतरीन हो गया ये तो, भाई ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बता दी कि कल फाइनेंस का भी टेस्ट है, तो इससे आपको ना एक डबल फ़ायदा हो जाएगा। ठीक हो गया। चैप्टर 9 और 3 में से सिर्फ सोशल वाला पोर्शन जो हमने कल पढ़ा था, डन।
मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। और आप लोग आ रहे हैं अभी तक, मुझे खुशी है।